हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। गाइस, आप लोगों के लिए एक नया हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि अभी तक तो आपने मुझे करंट को डिस्कस करते हुए देखा नहीं होगा, मतलब सुना होगा। तो चलिए, आज से एक नया सीरीज़ आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जो आपके आने वाले जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए 100% बेनिफिशियल ही होगा। तो इसको आप देख सकते हैं और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप ज़रूर देखिए। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पीसीएस के लिए, अभी पीसीएस आ रहा है तो इसीलिए मैंने इसी के लिए स्टार्ट किया है। बाकी आपके आरओ के एग्ज़ाम के लिए भी, अदर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, क्वेश्चन जो कि आपके जीएस है वो तो सेम ही होता है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप जितनी कोई भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देखिए और इसका फ़ायदा जरूर लीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये आज आपका क्विज नंबर 1 है, फर्स्ट है, तो हम हमेशा इसको लाने की कोशिश करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपका फ़ायदा। और ये कंटिन्यू हम तभी रखेंगे जब आपकी तरफ से मुझे क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। तो क्योंकि मेहनत लगता है इस चीज़ों में, तो आप अगर रिस्पॉन्स देंगे तो हम श्योर इसमें मेहनत करने के लिए हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का और देख लेते हैं क्या है हमारा टेस्ट सीरीज़, कैसा है क्या है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कोई मोटिवेशन कोट आज के जो आपको एनर्जेटिक बना सकते हैं। क्या कह रहा है? इतना देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और उम्र निकल जाए। यस, बिल्कुल बहुत सही कहा है कि किसी भी डिसीजन को लेने में देर मत करिए, क्योंकि सपने केवल सपने ही रह जाते हैं और उम्र निकल जाए। उम्र तो बैठी नहीं रहेगी और ना समय बैठा रहेगा, बस कहा क्या बैठा रहेगा, सपने बैठे रह जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमें बिल्कुल भी नहीं एक बार जब सोच लिया तो उस पर काम करिए। जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज बनाया, तो आपका फ़र्ज क्या बन रहा है, उसको देखना, उसको देखिए। और ऐसा तो है नहीं कि अगर टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है तो क्वेश्चन फंसेगा नहीं आपका, कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही, टकराएगा ही। तो इसके लिए क्या करिए, बस आप अपनी तरफ से मेहनत करिए। बाकी क्या है, सपने तो पूरे होने हैं, आज नहीं तो कल पूरा तो होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान को 26 जनवरी, पहले तो इसका कलर चेंज करती हूँ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय आखिर क्यों लिया गया था? क्या कह रहा है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो क्यों लिया गया था? तो इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, इस तारीख को, इस दिन को क्या किया, 1930 में, 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्या हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, यानी लाहौर अधिवेशन मतलब कि दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 में क्या किया था, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो ये भी पूछता है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कब? दिसंबर 1929 में की गई। और 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का क्या किया जाता है, संकल्प लिया जाता है। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्लियर? और जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो जाता है, और उसी बात से क्या होता है, हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या हुआ कि 26 जनवरी की तिथि को क्या करते हैं, यादगार करने के लिए, उसको भूल ना सके इसके लिए क्या करते हैं, हर साल भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू कर दिया गया। और तब से हर साल क्या करते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में ये सारा पूरा मतलब फीड हो गया होगा, ये स्किप नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमें कुछ शब्द दिए हैं, इस पर हमें क्या करना है, विचार करना है। तो चलिए विचार कर लेते हैं मिलकर के हम लोग। निम्न शब्दों पर विचार करिए। क्या विचार करना है? सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। अब देखना है कि सही शब्द मतलब क्रम के अनुसार लगाना है कि कैसे कैसे क्या क्या है हमारे संविधान में। तो फर्स्ट है समाजवादी, फर्स्ट क्या है, समाजवादी। एंड थर्ड आपका क्या है, प्रजातांत्रिक। सेकंड प्रजातांत्रिक, थर्ड सार्वभौमिक, एंड फोर्थ है आपका धर्मनिरपेक्ष। तो इन सब शब्दों को क्या करना है, क्रम में लगा देना है। तो क्या है हमारे प्रस्तावना में पहले पहले क्या लिखा हुआ है कि भारत को क्या बनाना है, एक सार्वभौम, और क्या बनाना है, समाजवादी बनाना है, और क्या बनाना है, धर्मनिरपेक्ष, और क्या, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। तो फर्स्ट क्या आएगा, पहले क्या आएगा आपका सार्वभौमिक, सेकंड क्या आएगा आपका
सेकंड आपका क्या आएगा, समाजवादी, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। फिर से बता रही हूँ, ध्यान से एकदम सुन लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आए तो स्किप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड क्या कहते हैं उसको, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। जो हम भारतीय संविधान है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि संविधान में किसका उल्लेख किया गया, पंथ निरपेक्ष। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए आपके लिए, तो बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा, समझते हुए चलिएगा। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द ऐड किया गया वो किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। तो किस अमेंडमेंट के तहत, 42वें संशोधन के तहत 1976। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान, 42वां था, 1976 था, तो इसमें केवल समाजवादी शब्द ही नहीं जोड़ा गया बल्कि और क्या जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। फिर से बता रही हूँ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द क्या है, प्रस्तावना में 42वें 1976 के द्वारा क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है। तो क्या कैसा बहुमत चाहिए होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, बस साधारण बहुमत चाहिए। कैसा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। क्लियर। नए राज्य का अगर निर्माण करना है तो संशोधन के लिए क्या करना है, जो संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल अपनाया जाता है, 368। इसके लिए क्या करते हैं, संशोधन जब किसी चीज़ में करना हो तो उसके लिए आर्टिकल 368 है। तो 368 के तहत क्या है, विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। 368 के तहत क्या करते हैं, विशेष प्रक्रिया, विशेष प्रोसेस अपनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, जो हमें नया राज्य बनाना है तो वहाँ पे इसका यूज़ नहीं होगा, वो साधारण बहुमत से हो जाएगा। संसद क्या करेगी, साधारण बहुमत से नए राज्य का, और कौन करता है ये भी ध्यान रखिएगा, संसद क्या करेगी, साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। और संविधान के आर्टिकल 4 के क्लॉज 2 के अनुसार इस प्रकार की जो विधि है वो ये कहता है, मतलब आर्टिकल जो है 4 का क्लॉज 2 कहता है कि इस प्रकार की जो विधि है वो आर्टिकल 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। उन मौलिक अधिकार का चयन करिए। चलिए ठीक है, चयन करते हैं। जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है, वो कौन कौन से अधिकार हैं। फर्स्ट आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आपको खुद माइंड लगाना क्या ऐसी ये स्वतंत्रता जो है दोनों को प्राप्त है, और हमें क्या ढूंढना है, केवल भारतीय नागरिक को जो प्राप्त है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकेंड है आपका कानून के समक्ष समता। थर्ड है अल्पसंख्यकों के अधिकार एंड जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये तो थोड़ा अंडरस्टूड है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 19 में ये है। तो ये जो है आपका ये फर्स्ट एंड कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता तो सभी को है, चाहे वो हमारे भारतीय नागरिक हो या गैर नागरिक हो, सभी को है। क्लियर। और जो आपका क्या है, अल्पसंख्यक के अधिकार, तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि ये भी हमारे केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये आपका आंसर होना चाहिए। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये तो हम मतलब कोई भी रहे उसका हमारा क्या लक्ष्य है कि उसको जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण करने का अधिकार दिया जाए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, फर्स्ट एंड थर्ड। तो और ये जो अल्पसंख्यक के अधिकार हैं ये आर्टिकल 29 में है, और भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 में है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ये किस आर्टिकल के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय ने जो व्यवस्था दी उसमें क्या कहा कि जो निजी भवन होंगे उनके ऊपर अगर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत है, तो वो आर्टिकल है 19 का क्लॉज 1 का ए। 19 का क्लॉज 1 का ए के तहत क्या है, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो निजी भवनों के ऊपर क्या करे, राष्ट्रीय झंडे को फहरा सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। इसमें अमेंडमेंट किया गया और शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, वो कब जोड़ा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल
10 को। और कौन सा संशोधन था, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछे ना पूछे लेकिन संशोधन तो जरूर पूछ लेगा। कौन सा संशोधन के थ्रू किया गया, तो 86वां संशोधन था, 86 नंबर का संशोधन था, और वो किस ईयर में किया गया था, 2002 में किया गया था। 86 संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया जाता है कि संविधान के किस भाग में, भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में कौन सा आर्टिकल, वो भी आर्टिकल भी ध्यान रखना, 21 का ए जो है, हिंदी में कहें तो 21 के का, और इंग्लिश में कहें तो 21 ए, इसमें जोड़ा जाता है, जिसमें क्या बताया जाता है कि राज्य क्या करेगी, 6 से 14 वर्ष की, 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बालक हैं सभी बालकों को क्या करेगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। क्लियर। और ये जो होता है, ये जो है इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है और 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया जाता है। तो इसमें जितने फैक्ट हैं सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट, 4-5 फैक्ट बताए हैं मैंने एक क्वेश्चन के अंदर, जो कि सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर पूछता है कि कब, इसमें ये पूछे कि कब संसद के द्वारा पारित किया गया, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया। कब इसको अप्लाई किया गया, कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010। अब 1 अप्रैल कैसे आप याद कर सकते हैं, तो बहुत, अब जो भी सेशन स्टार्ट होता है स्कूलों में वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और 2009 में पारित हुआ तो लागू कब हुआ, 2010 में, तो इससे आप याद रख सकते हैं। और किसके लिए, मतलब ये किस भाग में, भाग 3 में, और आर्टिकल 21 का है, और जिसमें क्या बताया जाता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कौन सा संशोधन है, 86 2002 है। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के भाग 4 जो दिया गया, भाग 4 आपको क्लियर हो गया होगा कि भाग 4 में किसकी बात की गई है, भाग 4 में किसकी बात की गई है, नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। क्लियर। इसमें निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं, तो इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी, उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से जो है सिद्धांत वो आपके भाग 4 में, 1 मिनट में पूरा कर दे रही हूँ, ये है 4। एक पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन। क्लियर। पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, थर्ड है आपका छोटे परिवार का मानदंड, एंड फोर्थ है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसका कौन कौन हो जाएगा, छोटे परिवार का मानदंड तो कहीं नहीं दिया है, तो ये भी नहीं होगा, छोटे परिवार का मानदंड कहीं पर नहीं दिया है, तो कौन कौन सा, और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि आपके किस आर्टिकल में, 39 के घ में है, और समान नागरिक संहिता आपका 44 में है। क्लियर। क्योंकि जो आपका क्या कहते हैं नीति निर्देशक तत्व है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, आर्टिकल 36 to 51, 36 से 51 तक जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करता है। कौन से भाग में, भाग 4 में, जिसमें आपका ये है 39 के घ में, ये कई बार पूछा हुआ, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, ये किस में है, आपके 44 में, और ये कहाँ पर लागू है, गोवा में। अभी मैंने बताया भी था कि ये अभी बात चल रही उत्तराखंड में अप्लाई करने की। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा जोड़ा जाता है, 42 में 1976 के द्वारा इसे भी हम क्या करते हैं, संविधान में जोड़ दिया जाता है। अब मौलिक कर्तव्य ये तो जोड़ दिया गया, लेकिन इसके लिए अभी मैंने बताया 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, तो 51 तक जब वो है तो यानी इसको कब कहाँ डाला गया, 51 के काम में, 51A में, यानी 51 के काम में क्या किया जाता है, मौलिक कर्तव्य को डाला जाता है। और ये कौन सा है, भाग 4 का क्या है, यानी 4 में क्या था आपके, 4 में क्या था, नीति निर्देशक तत्व, और 4 के काम में क्या है, ये मौलिक कर्तव्य। क्लियर। और इसको 42 में 1976 के द्वारा क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, तो इसमें ये है, जो इसका आंसर आपका क्या होगा कि ये अपने शक्तियों का प्रयोग या तो सीधे करेंगे, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, सीधे करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे, सीधे करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपने क्या कहते हैं, शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ये आर्टिकल किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसमें क्या होगा, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो निहित होंगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं, और वह इसका प्रयोग जो करेगा, वो अपनी शक्ति का जो प्रयोग करेगा वो संविधान के अनुसार बताया गया है, या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया, 53 के क्लॉज 1 में कहा गया है।
तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति हो गए और ये उपराष्ट्रपति हो गए, अगर इनका पद खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहेगा, कौन संभालेगा उसका पद? तो कौन सा, अगर राष्ट्रपति नहीं रहते तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो कौन संभालेगा? तो भारत के जो CJI हैं, भारत के CJ यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। तो ये चलिए एक एक डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 कहता है कि यदि मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे या हटा दिया जाए, किसे? राष्ट्रपति। इन सभी ऑप्शन में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उनके पद का जो कार्यभार होगा वो उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे। लेकिन यदि अगर किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो संभालेगा। चलिए ठीक है, अब ये मैं कह दूं कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब क्या करेंगे? तो भैया क्या करेंगे, जो उसी न्यायालय का क्या करेगा, जो वरिष्ठतम है, उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम सदस्य है वो संभालेगा। जो उस न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो इसको संभालेगा, जो उस समय उपलब्ध होगा। अब ये मत कहिएगा आप लोग अगर वो भी ना हो, अरे कोई तो होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहीं भी कैसे भी करके पूछ ले तो आपको ये क्रम याद रखना कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, दोनों नहीं है तो CJI, अगर CJI भी नहीं तो उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश संभालेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्या राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? चलिए देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये कौन होता है, चलिए देख लेते हैं। गृह मंत्री होते हैं, चलिए आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो आपके माइंड में हो गया, जैसे पता होगा उसको तो क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष जो भी है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी, ये मतलब भारत सरकार का ये अधिकारी अगर सदस्य नहीं भी है तो भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन ऐसा है जो ना होते हुए भी सदस्य वो कार्यवाही में, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो कौन है? अटॉर्नी जनरल। कौन है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल मतलब कि महान्यायवादी। तो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा जब नियुक्त किए, ये महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो उनमें ये जो नियुक्त होते हैं उनमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो इनमें वही योग्यताएं होनी, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि इनके नियुक्ति में मतलब इन्हें नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए आवश्यक होती है। क्लियर? और भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो किसी भी सदन के किसी भी बैठक में, संयुक्त बैठक में, किसी भी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है। बस यही दो काम कर सकता है, बोल सकता है और भाग ले सकता है, लेकिन अगर मत देने की बात आती है तो वो नहीं कर सकता है। क्लियर? ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 88 कहता है कि वो बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। आर्टिकल 88 कहता है। और महान्यायवादी क्या है? इनकी नियुक्ति मैंने बताया कि राष्ट्रपति करते हैं, और पद अपना कब तक धारण करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। आर्टिकल 76 का 4 कहता है, क्योंकि 76 में क्या है? महान्यायवादी की बात की गई है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के भाग का एक महान्यायवादी होगा, और 76 के 4 में कहा गया कि वो प्रसाद पर्यंत उनके राष्ट्रपति के रहेंगे। राष्ट्रपति को ही मतलब पदच्युत करने का अधिकार होता है। तो उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे बहुत ही अच्छे से। संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? तो संविधान के अनुसार यहाँ पे पूछा राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा जो है ये समाप्त ही नहीं होता, इसलिए इसमें समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं है। समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं है। आर्टिकल, चलिए मैं एक एक करके बताती हूँ। जो आर्टिकल 83 है, आर्टिकल 83 का क्लॉज 1 है, ये कहता है कि राज्यसभा का भैया क्या होता है? विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। यानी ये जो राज्यसभा है ये क्या है? एक स्थायी सदन है। ये क्या है? एक स्थायी सदन है। और इसके जो 1/3 मेंबर हैं वो हर 2 साल पर
हर 2 साल पर क्या करते हैं, हर 2 साल की समाप्ति पर क्या होते रहते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। अगर ये पूछता कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछता तब आप कह सकते थे 6 वर्ष, लेकिन अगर पूछ ले राज्यसभा तो ये समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जिसको सभापति कहते हैं। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति जो है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो उसका निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। क्लियर? संविधान का जो आर्टिकल 89 का क्लॉज 1 है और आर्टिकल 64 है, यही कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है। कहाँ पर पेश किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में, या फिर दोनों के संयुक्त सत्र में किया जाता है। तो धन सभा जो है वो मात्र लोकसभा में ही पेश किया जाता है। केवल लोकसभा में धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? लेखानुदान क्या है? लेखानुदान बना है, किससे बना होता है लेखानुदान? तो क्या करते हैं, बजट पारित, लेखानुदान जो होता है वो बजट पारित लंबित होने के कारण जो निधि आवंटन के लिए लेखानुदान बना होता है। समझ में आया? कि जैसे कि क्या होता है कि एक मिनट, जो विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही क्या करते हैं, समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है। अगर यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आ जाए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत ना लाए या किसी कारण से इसके पारित होने के पहले ही क्या करें, पैसों की जरूरत पड़ जाए, रुपए की आवश्यकता पड़ जाए, तो आर्टिकल 116 के तहत 116 का जो है वो कहता है कि लोकसभा क्या करे, लेखानुदान पारित करे और सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। क्लियर? यानी कि 116 में यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि अचानक कोई परिस्थिति आ जाए तो उसमें सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद जो है राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं, वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं, अनुदान। क्लियर? क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो किसे संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को करेगा। इंपॉर्टेंट है ये भी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद क्या करता है, 62 साल तक की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। और इससे पहले अगर वो चाहे तो जाए राष्ट्रपति को अपना हस्ताक्षर करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इसको अगर पदमुक्त किया जाना हो तो क्या किया जाएगा? तो पदमुक्त करने के लिए जो आधार होना चाहिए वो पहले आर्टिकल ध्यान रखिए 217 है। 217 का क्लॉज 1 का जो है 217 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए क्या कहता है कि साथ ही उसे उसका सिद्ध कदाचार उसकी सिद्ध हो जाए या असमर्थता के आधार पर क्या करेंगे, जो संसद के दोनों सदन होंगे उनके द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित होगा और मतदान करने वाला होगा उन सदस्यों का 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, पदमुक्त किया जा सकता है। तो चलिए, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं जरूर टकराएगा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं समदाब रेखा। समदाब रेखा, आइसोबार, जिसको क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। तो समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कहते हैं आइसोबार या समदाब रेखा। तो ये समदाब रेखा या आइसोबार एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समान वायुदाब वाले स्थानों को क्या करती हैं, मिलाती हैं। और वायुदाब जो है, वायुदाब को मौसम के पूर्वानुमान का क्या किया जाता है, सूचक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य मंडल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो कौन सी परत पाई जाती है? ऑयन मंडल पाई जाती है। मध्य मंडल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ऑयन मंडल पाई जाती है। तो वायुमंडल में क्या है, जो मध्य मंडल के ऊपर लगभग 400 किलोमीटर
400 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या करते हैं, ये आयन मंडल पाया जाता है। मध्य मंडल के ऊपर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है। और यहाँ क्या होती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और इसी मंडल में क्या होता है, रेडियो तरंगे क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, जिससे प्रसारण क्या होता है, संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है। तो लगभग जो होती है वो 35,000, लगभग, एक मिनट रुक जाइए, लगभग कितनी होती है, 35 प्रति हजार। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, लगभग 35 प्रति हजार। सागरीय जल का जो भार होता है और उसमें जो घुले हुए पदार्थ होते हैं उनके भार के अनुपात को क्या कहते हैं, सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता किसे कहते हैं, तो सागरीय जल है उसका जो भार और उसमें जो घुले हुए क्या है, पदार्थ हैं, तो उन्हीं के भार के अनुपात को क्या कहा जाता है, सागरीय लवणता कहा जाता है। और इसे परसेंट में नहीं बल्कि किस में व्यक्त किया जाता है, प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से महासागरों की जो औसत लवणता होती है वो लगभग कितनी है, 35 प्रति हजार होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेटागोनिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पेटागोनिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये दक्षिण अमेरिका के चिली कई बार मैंने दिखाया है, अर्जेंटीना में भी कई बार मैंने दिखाया, अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना देशों में ये जो है पेटागोनिया का पठार फैला हुआ है। और इसे दक्षिण अमेरिका का क्या कहते हैं, खनिज भंडार भी कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। मिकिर जनजातियाँ मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में पाई जाती हैं। मिकिर जनजातियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं, मेघालय में। तो मेघालय में पाई जाने वाली और भी कौन सी जातियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो ध्यान रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ये सारे कहाँ की हैं, मेघालय के हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है, ओडिशा। और ये जो है पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में क्या है, स्थित है। और यह महानदी के मुहाने पर है। कहाँ पर है, महानदी के मुहाने पर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यह महानदी के मुहाने पर है। और इस बंदरगाह से देखा जाए तो मुख्यतः लौह अयस्क और कोयला आदि का क्या होता है, परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोकारो इस्पात, क्या क्वेश्चन कह रहा है, बोकारो इस्पात, एक मिनट क्वेश्चन कहाँ चला गया, बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना के, 3rd पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो जो बोकारो है ये कहाँ पर है, ये है झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड में। तो झारखंड के बोकारो में 3rd पंचवर्षीय योजना के तहत, और किसके सहयोग से, ये भी ध्यान रखना है, रशिया के सहयोग से, रूस के सहयोग से इस कारखाने की स्थापना हुई थी। तो बोकारो वैसे कैसे याद कर सकते हैं, किसके सहयोग, तो बोकारो, तो इसका रा क्या है, लास्ट कारो, रा यानी रूस, बोकारो रूस की हेल्प से, और कौन से, 3rd पंचवर्षीय योजना के तहत ये स्टार्ट की गई थी, स्थापना हुई थी। और दूसरी, ये तो 3rd की हुई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत कौन कौन सी हुई थी, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। दूसरा दुर्गापुर, राउर और क्या है, भिलाई, यहाँ पर भी इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्या है, सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र यूपी में स्थित है। और यूपी के अन्य देखा जाए तो वो कौन है, रिहंद और हरदुआगंज। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत का अधिकांश कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये गोंडवाना क्रम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या किया जाता है, भारत का अधिकांश कोयला यहीं पाया जाता है। और ये जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उसका निर्माण कब हुआ था, वो हुआ था कार्बोनीफेरस से लेकर के जुरैसिक युग के बीच में हुआ था। और भारत का लगभग 90% कोयला जो है इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, किन्नौर घाटी भारत के किस राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश में है। किन्नौर घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये क्या करती है, यह घाटी किसके लिए फेमस है, सेब के उत्पादन के लिए फेमस है। सेब के उत्पादन के लिए ये फेमस है। तो चलिए गाइस, उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं आपसे। और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ये सारी चीज़ें बनाने में,
और डिस्कस करने में। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाते रहेंगे। आज तो मैंने फर्स्ट लाया है, लेकिन उधर से फीडबैक मिलेगा तभी हम नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे इसका। अदरवाइज़ हम करंट अफेयर तक ही रखेंगे, सीमित रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इससे बेनिफिट होने वाला है तो आप अपना वहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी चलते हैं, कल फिर मिलते हैं अपने करंट अफेयर सेशन के साथ। और इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और जो नए देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से बहुत ही सपोर्ट मिलता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।